गुड मॉर्निंग सर जी। अपना गया। गुड मॉर्निंग। क्यों आया रे तू? सर जी कुछ बोल रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, बैठ जा बैठ जा। सर जी हम आ गया। गुड मॉर्निंग बंगाली बाबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल डॉग्मा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। इसके हम एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो समझेंगे। तो ठीक है, ट्रांसलेशन किसके? तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में आज थोड़ा बहुत, जो मतलब प्री इनिशिएशन नहीं बोल सकते, जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसलेशन का प्रोकैरियोट्स में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट, सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा क्या है? इंफॉर्मेशन इन अ डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट। इसका मतलब सेंट्रल डॉग्मा इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इन द डीएनए के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन। वो डीएनए फिर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जैसे ये हो गया डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? आरएनए। आरएनए के बाद क्या होगा? जो प्रोटीन हमें मिलता है, क्योंकि प्रोटीन इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल के लिए, काम करने के लिए मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो प्रोटीन। तो जो एमआरएनए है उसके ऊपर कोडोन्स रहता है, फिर कोडोन्स आके उसको रीड किया जाता है, अल्टीमेटली क्या फॉर्म होता है? तो प्रोटीन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड जो ट्रांसलेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ ही होता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन चलता है, उसके पीछे पीछे ट्रांसलेशन भी चलता है। ट्रांसलेशंस ऑकर इन साइटोसोल। ट्रांसलेशन कहाँ होगा? तो साइटोसोल में। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? All mRNAs are read in 5' to 3' direction. mRNA को रीड किया जाता है 5' डिरेक्शन, 5' से 3' में। एंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो टू कार्बोक्सी टर्मिनस। मतलब पहले एमिनो ग्रुप हो गया, फिर लास्ट में क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। प्रोटीन से जो पहले रहेगा कौन? एमिनो ग्रुप, जिसको हम कहते हैं एमिनो टर्मिनस, और लास्ट में सिंथेसिस के बाद वो होगा कार्बोक्सी टर्मिनस या कार्बोक्सिल ग्रुप। यूरो रेट हाई 10³ एमिनो एसिड, मतलब 10³ एमिनो एसिड अगर सिंथेसिस हुआ, उसमें एक मिस्टेक, तो ये यूरो रेट, ट्रांसलेशन में जो यूरो रेट है ये बहुत ही हाई है। नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसमें कॉमन चीजें हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है? तो रहता है एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर क्या रहता है? कोडोन्स। उसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा बहुत, पहले बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ें समझने के बाद धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे। फिर आएगा कौन? राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S, टीआरएनए, नेक्स्ट एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी जो रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसलेशन का, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। पहले एमआरएनए, फिर जान लेंगे टीआरएनए के बारे में, फिर आएंगे हम जो सिंथेटेज है हमारा इम्पॉर्टेंट एंजाइम, उसके बारे में। क्योंकि स्मॉल पार्ट्स जो रिलेटेड पार्ट्स है उसको बारे में अगर हम समझ लेते हैं, तो बेसिक सी चीज़ें अगर समझ लेते हैं, तो फिर ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम मिस कर गए थे वहाँ पर, कि rate of translation varies. It is higher in prokaryotic cells up to 17 to 21 amino acid residues. So जो ट्रांसलेशन का रेट है वो वेरी कर सकता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में। लगभग 17 से 21 एमिनो एसिड्स पर सेकेंड ये ऐड कर सकता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम आते हैं प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के बारे में। ये आप जो देख रहे हैं ये है हमारा एमआरएनए। ये पूरा है क्या? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। यहाँ पर एक सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, ए जी जी, गुआनिन गुआनिन, ए जी जी यू।
ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं एसडीएस, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। एसडीएस का मतलब आते हैं बाद में, साइन डालगार्नो कहा गया, साइन डालगार्नो सीक्वेंस, इसको कहते हैं एसडीएस। ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहलाता है। यहाँ पर ही आके पहला राइबोसोम जो है इसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर यहाँ पर आके बाइंड करेगा। नेक्स्ट एयूजी, एयूजी का काम क्या है, स्टार्ट कोडोन। यहाँ से जो हमारा प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, एमिनो एसिड का जो आना है वो शुरू होगा। ठीक है, एयूजी। यहाँ पर फिर आ गया यूएए, यूएए हो, यूएजी हो, यूजीए, ये तीनों जो कोडोन है इसको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। दूसरी तरफ एयूजी क्या है, एयूजी हमारा है स्टार्ट कोडोन। उसके बाद आप एक चीज देख रहे हो, फिर आएगा एजीजी, एजीजी, यू, फिर आएगा एयूजी, फिर यूएए। यहाँ पर एक चीज हमें लिखना होगा जो है ORF2। अभी हम एक एक चीज के बारे में इजीली समझेंगे। पहले पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA क्या है, mRNA दैट एनकोड्स सेवरल प्रोटीन्स and is characteristics of many bacterial and chloroplast mRNA. So polycistronic में क्या होता है, encode several protein, mRNA एक ही है, जैसे आप देख सकते हो ये एक mRNA है, एक mRNA से एक प्रोटीन, दो प्रोटीन और उससे भी ज़्यादा प्रोटीन अगर बनता है एक ही mRNA से तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। ये बैक्टीरिया में देखा जाता है या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी ये दिस टाइप्स ऑफ mRNA देखा जाता है, इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। दूसरी तरफ यूकैरियोट्स में देखा जाता है मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA। मोनोसिस्ट्रोनिक जो mRNA कोड्स फॉर ओनली ए सिंगल प्रोटीन, ये एक सिंगल प्रोटीन को ही कोड करेगा। सपोज ए एक प्रोटीन है तो सिर्फ एक mRNA ए प्रोटीन को ही एनकोड करेगा। दूसरी तरफ जो पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA है, बैक्टीरियल का mRNA है, उसमें एक ही mRNA ए बी सी डी इस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर वो एक ORF सीक्वेंस है, यहाँ पर एक ORF2। ORF का मतलब क्या है, ओपन रीडिंग फ्रेम। ए सीरीज ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स दैट बिगिंस विथ स्टार्ट कोडोन एंड एंड्स विथ स्टॉप कोडोन। कहाँ से, तो सीरीज ऑफ प्रोटोन जहाँ AUG से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा, UAA पे खत्म होगा। यहाँ पर भी AUG से स्टार्ट, UAA, स्टॉप कोडोन कोई भी हो सकता है, लाइक UAA, UAG, UGA। तो यही है बेसिकली ओपन रीडिंग फ्रेम, यहाँ से ही हमारा जो प्रोटीन है वो तैयार होता है। नेक्स्ट आते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस, जिसको हम SDS कहते हैं। ये एक साइन डालगार्नो सीक्वेंस है, ठीक है। ए सीक्वेंस ऑफ 5 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स और टिपिकली 7 न्यूक्लियोटाइड भी रहते हैं प्रीसीडिंग द स्टार्ट कोडोन। सो स्टार्ट कोडोन से ठीक पहले 5 से 9 न्यूक्लियोटाइड या फिर आप एवरेज 7 न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हो। 7 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है स्टार्ट कोडोन से, उसको हम कहते हैं SDS, जो राइबोसोम का बाइंडिंग साइट में बाइंडिंग साइट एक है प्रोकैरियोट्स में। AGG 1 2 3 4 5 6 7 कितना है सर, टिपिकली 7 SDS। सर जी यूकैरियोटिक के पास क्या ये SDS सीक्वेंस रहता है? यो यूकैरियोट्स में तुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है भाई? चल ठीक है, बता देते हैं। तो बेसिकली जब हम यूकैरियोटिक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में जान पाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत। तो जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक जो mRNA है उसमें SDS नहीं रहता, साइन डालगार्नो सीक्वेंस नहीं रहता। वहाँ पर जो 5 प्राइम कैप में जो सीक्वेंस रहता है, 5 प्राइम कैप, उस वही राइबोसोम का जो बाइंडिंग साइट जैसा काम करता है, वहाँ पर आके ही वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है जो हमारा राइबोसोम। वो
जब हम यूकैरियोटिक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल जान पाएंगे। नाउ हम नेक्स्ट आते हैं किसके ऊपर, राइबोसोम। तो ये है 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो ये जो 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, लगभग 25 लाख, ऐसे आप कह सकते हो 25 लाख, ठीक है। ये जो 70s, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसको कहा जाता है, या सेडबर्ग यूनिट। व्हाट इज सेडबर्ग यूनिट? ए मेजर ऑफ हाउ क्विकली पार्टिकल्स सेडिमेंट इन एन सेंट्रीफ्यूज, मतलब कितना जल्दी कोई पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूज में सेडिमेंट होता है, उससे हम उसका जो यूनिट है उसको कहते हैं सेडबर्ग यूनिट। लार्जर द पार्टिकल्स द ग्रेटर इट्स एज वैल्यू। पार्टिकल का जितना ज़्यादा वो बड़ा होगा, जितना ज़्यादा लार्ज होगा, उसका चांस है कि उसका जो एज वैल्यू है वो भी लार्ज हो। लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। सेडबर्ग, एस मीन्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या इसको क्या कहा जाता है, सेडबर्ग यूनिट, ए मेजर ऑफ हाउ क्विकली पार्टिकल्स सेडिमेंट इन एन सेंट्रीफ्यूज। लार्जर द पार्टिकल्स द ग्रेटर इट्स एस वैल्यू। सो 70s जो राइबोसोम है उसका दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले हो गया 50s एंड 30s। लगभग इधर का 50s और 30s एक ही लग रहा है, पर 50s बड़ा है 30s से, ओके। तो इसको हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और जो 30s है इसको हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। अभी ये 30s और 50s सब यूनिट में कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो 50s सब यूनिट में कंपोनेंट है 5s rRNA, 23s rRNA एंड 34 प्रोटीन्स। दूसरी तरफ जो 30s हमारा राइबोसोम है उसके अंदर 16s rRNA एंड 21 प्रोटीन, क्योंकि ये स्मॉल सब यूनिट है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम मेनली हमारा पर्पस है कि जो ट्रांसलेशन है उसमें राइबोसोम का कौन कौन पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम का 3 साइट है यहाँ पर, ई, पी एंड ए साइट। ई का मतलब क्या है, टीआरएनए एक्सिट साइट। पहले ए से आते हैं। ए का मतलब क्या होता है, तो एमिनो एसाइल टीआरएनए एंट्री साइट। सो एमिनो एसिड के साथ टीआरएनए बाइंड करने के बाद पहले कहाँ पर आएगा, ए साइट में। एक बात जरूर याद रखना, जब इनिशिएटर जो एमिनो एसिड है, जो इनिशिएशन एमिनो एसिड है, वो आपके पहले बाइंड करता है पी साइट में, उसको छोड़ के बाकी सारा जो एमिनो एसिड आएगा वो आएगा ए साइट में। आने के बाद दूसरा जो साइड है उसको हम कहते हैं पी साइट, जिसको कहा जाए पेप्टिडाइल साइट। नेक्स्ट जो साइट है उसको कहा जाता है ई साइट। ई का मतलब आप इजीली समझ सकते हो, इसका मतलब है टीआरएनए एग्जिट साइट। तो जो 50s यहाँ पर आप देख रहे हो, जो 50s सब यूनिट है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम रहता है, उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी सेंटर। ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो हमारा टीआरएनए के साथ जो एमिनो एसिड आया उसके साथ पेप्टाइड जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इसकी वजह से ही होता है। सो 50s सब यूनिट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो जो एमिनो एसिड है उसके साथ टीआरएनए का रिश्ता, मतलब उसका जो बॉन्ड है वो भी तोड़ने में हेल्प करता है। तो बेसिकली फिर जो टीआरएनए हमारा रह गया है, बेचारा टीआरएनए जिसके पास अभी कोई एमिनो एसिड ही नहीं है, वो टीआरएनए का जो एग्जिट साइट से उससे एग्जिट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, वो है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस के बारे में। अब हम देखेंगे जो ट्रांसलेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस के बारे में। उसका काम क्या है, जो हमारा
ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसमें। तो फर्स्ट वर्ड जाती आता है एमिनो एसाइलेशन। एमिनो एसाइलेशन या फिर आप कह सकते हो टीआरएनए चार्जिंग। द अटैचमेंट ऑफ एन एमिनो एसिड टू अ टीआरएनए इज अ टिपिकली टू स्टेप प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेसिस। सो एमिनो एसाइलेशन क्या है? एमिनो एसिड के साथ टीआरएनए का बाइंडिंग। क्योंकि ये जो एमिनो एसिड टीआरएनए टीआरएनए का काम क्या है? एमिनो एसिड को लेके जाना राइबोसोम तक ताकि जो हमारा प्रोटीन बन सके। पर टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड ऐसे ही नहीं बन जाता, इसमें बहुत सारा रिएक्शंस होता है। ये जो सारा रिएक्शन है ये किसके द्वारा कैटालाइज्ड होता है? तो एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज, ये जो रिएक्शन है इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ही हम देखेंगे। तो टू स्टेप में, मतलब एमिनो एसिड के साथ टीआरएनए का जो बाइंडिंग है उसको हम 2 स्टेप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एन एमिनो एसाइल एएमपी, या फिर जिसको हम कह सकते हैं एमिनो एसाइल एडिनाइलेट। मतलब हम देखेंगे बाद में, स्ट्रक्चरली भी समझेंगे। तो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के साथ एटीपी आएगा, इंटरेक्ट करेगा, 2 पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, फिर एमिनो एसिड के साथ एएमपी का मतलब बाइंडिंग होगा, जिसको हम कह रहे हैं एमिनो एसाइल एडिनाइलेट। नेक्स्ट जो स्टेप में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। जब एमिनो एसिड के साथ एएमपी आके लग जाएगा तो वो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड अभी हो गया। अभी वो जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है उसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? तो टीआरएनए में हम ट्रांसफर करेंगे। टीआरएनए में एडेनिन जो 3 प्राइम सीक्वेंस में था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिनाइलेट एसिड रेसिड्यू फ्रॉम द एडिनाइलेट टू टीआरएनए इन अ रिएक्शन रेफर टू एज चार्जिंग। सो इसको हम कहते हैं टीआरएनए चार्जिंग। टीआरएनए चार्जिंग में बेसिकली जो एडिनाइलेट एएमपी है उसमें से एमिनो एसिड को हम निकाल के टीआरएनए में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी हम थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ये बेसिक एक जो हमारा एमिनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर है, जिसको एमिनो ग्रुप है। लाइट की वजह से आपको मे बी नहीं दिख रहा ठीक से, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एमिनो ग्रुप, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं एमिनो ग्रुप, और ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, एमिनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। अभी इंटरेक्शंस कैसे हो? तो ये बेसिकली जो एमिनो एसिड का O माइनस कार्बोक्सिल ग्रुप का जो O माइनस है, ये जाके अटैक किसको करेगा? एटीपी का, जो अल्फा फॉस्फेट भी कह सकते हो। तो एटीपी के जो फॉस्फेट है उसको जाके ये अटैक करेगा। हम जितना ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुस रहे हैं क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम थोड़ा बहुत रिएक्शन को समझते हैं। सो बेसिकली आ रहा है कौन? एटीपी। एटीपी के साथ किसका इंटरेक्ट होगा? एमिनो एसिड का, जो हमारे डिजायर्ड एमिनो एसिड है। फिर पीपीआई, 2 पायरोफॉस्फेट जिसको हम इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, वो निकल जाएगा, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं। बाइंड कौन कर रहा है? तो एएमपी किसके साथ? एमिनो एसिड के साथ बाइंड करेगा एएमपी, जिसको हम कहते हैं एमिनो एसाइल एडिनाइलेट। इसको हम कहते हैं एमिनो एसाइल एडिनाइलेट। इसको हम अभी ट्रांसफर किस में करेंगे? टीआरएनए में। अभी वो देख लेते हैं। सो अभी हम देखेंगे जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है उसको टीआरएनए में कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये जो दोनों ही स्टेप है ये किसके अंदर, ये कौन कैटालाइज करता है? तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको दिखने मिले, क्लास 2 एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंड क्लास 1 एमिनो एसाइल सिंथेटेज। क्लास 2 एमिनो एसाइल जो सिंथेटेज है वो जो 3 प्राइम एंड है उसमें जो एडेनिन है उसके अंदर का जो राइबो शुगर है, बेसिकली ये जो क्लास 2 एमिनो एसिड सिंथेटेज, ये 3 प्राइम एंड टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड, राइबो शुगर का जो 3 प्राइम एंड है उसमें एमिनो एसिड को ऐड करता है। दूसरी तरफ क्लास 1 एमिनो एसिड सिंथेटेज 2 में जो राइबो शुगर है उसके 2 प्राइम में एमिनो एसिड को ऐड करवाता है, फिर ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर 2 प्राइम से 3 प्राइम में जो हमारा डिजायर्ड एमिनो एसिड है वो चला आता है। तो ये हो गया एक टीआरएनए स्ट्रक्चर। हम जानते हैं टीआरएनए का जो C3 प्राइम है उसमें CCA सीक्वेंस रहता है। तो ये हो गया एडेनिन का ये राइबो शुगर का 3 प्राइम एंड इंटरैक्ट करेगा किसके साथ? एडिनाइलेटेड एमिनो एसाइल से इंटरैक्ट करेगा। करने के बाद
जो AMP स्ट्रक्चर है वो AMP स्ट्रक्चर निकल जाएगा, बचेगा कौन, एमिनो एसिड। ये डिजायर्ड एमिनो एसिड फिर जाके जो 3 प्राइम OH ग्रुप है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे आप देख सकते हो ये एमिनो एसिड है, इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, एडेनिन का जो है वो शुगर है 3 प्राइम एंड में, ठीक है। अभी क्लास 1 एमिनो एसिड सिंथेटेस का काम क्या है, सिंपली जो एमिनो एसिड यहाँ पर 2 प्राइम एंड पे लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा फ्रॉम 2 प्राइम OH टू 3 प्राइम OH ग्रुप में जो एमिनो एसिड है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये भी कहाँ होगा, जो एमिनो एसिड सिंथेटेस है उसके अंदर। आगे का भी जो रिएक्शन हम देखेंगे, ऑलरेडी देख चुके हैं, वो भी एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस के अंदर। यहाँ पर जो अब हम देखेंगे कि जो एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस है उसका बेसिकली 2 पॉकेट रहता है, एक को हम सिंथेसाइजिंग साइट कहते हैं या पॉकेट, और दूसरे को हम एडिटिंग साइट कहते हैं। तो ये पूरा जो मसला है ये एमिनो एसिड जो tRNA सिंथेटेस है उसके अंदर ही होता है। जो एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस एंजाइम है उसका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बारे में। सो ये है एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस। बैक्टीरिया में 20 डिफरेंट एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस रहता है, पर ऐसा कुछ बैक्टीरियाज है जिसके अंदर 19 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस रहता है। उस केस में क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पर जो एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस है इसका 2 साइट है, एक हो गया एडिटिंग साइट और दूसरा साइट हो गया सिंथेसिस साइट। अभी हम इसको पॉइंट वाइज समझेंगे। Synthetases enzyme select the correct amino acid by 2-step mechanism। जो करेक्ट एमिनो एसिड को चूज करना होता है कोई, क्योंकि ईच एमिनो एसिड के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईच एमिनो एसिड के लिए कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस रहता है। तो एमिनो एसिड tRNA जो एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस है, जो करेक्ट एमिनो एसिड को जो वो चूज करता है वो चूजिंग प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। करेक्ट एमिनो एसिड चूजिंग प्रोसेस 2 स्टेप में होगा। करेक्ट एमिनो एसिड्स हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर द एक्टिव साइट। ये हो गया एक्टिव साइट पॉकेट। तो इसके लिए करेक्ट जो एमिनो एसिड है इसका एफिनिटी, ये जो एक्टिव साइट है इसके एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मतलब एक्टिव साइट के लिए जो करेक्ट एमिनो एसिड है उसका एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, पर कोई इनकरेक्ट एमिनो एसिड आ गया तो वो ये जो एक्टिव साइट का जो एफिनिटी है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता। एमिनो एसिड्स लार्जर देन द करेक्ट एमिनो एसिड 1 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्टिव साइट। सो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है। सपोज एक एमिनो एसिड है P, एक स्मॉल एमिनो एसिड है P, एक लार्ज एमिनो एसिड है। कोई स्पेसिफिक एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेस है, अभी A करेक्ट एमिनो एसिड है उस पर्टिकुलर सिंथेटेस के लिए, पर B का जो साइज है वो लार्ज है, तो B जाके क्या एक्टिव साइट में जाके बाइंड कर सकता है? नहीं, B को हटा दिया जाता है क्योंकि पहले ही जो ये एक्टिव साइट है ये पहचान लेता है ये हमारा एमिनो एसिड नहीं है, इसको एक्सक्लूड आउट करो, इसको आउट कर दो यहाँ से, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। Accurate discrimination between 2 similar amino acids such as isoleucine valines which differ by only a methyl group, so is very difficult। अगर ये तो हम समझ लिए कि अगर साइज में कुछ डिफरेंट है, साइज ज़्यादा या कम है, तो इससे एक्टिव साइट तो वो पता लगा सकता है, पर कुछ ऐसा भी एमिनो एसिड है जिसके अंदर का साइज का बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, लाइक आइसोल्यूशन एंड वैलिन, उसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। उस केस में क्या होगा? उस केस में एडिटिंग साइट को आगे आना होगा। एडिटिंग साइट उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कौन सा, अगर कुछ लिटिल भी डिसिमिलरिटीज है वो एडिटिंग साइट इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। सेकेंड डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स इन एडिटिंग पॉकेट। सेकेंड जो डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन तो एक्टिव साइट या जिसको हम सिंथेसिस साइट हम कह रहे हैं उसमें तो हो गया फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर होगा?
तो एडिटिंग साइड में सेकंड डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो वही सेकंड डिस्क्रिमिनेशन ऑकर इन एडिटिंग पॉकेट व्हेन टीआरएनए बाइंड्स द सिंथेटेज tries to force adenylate amino acid into second editing pocket। मतलब क्या, टीआरएनए जब वो सिंथेटेज के साथ बाइंड करता है तो जो एमिनो एसाइल एडिनाइलेट है उसको फोर्सफुली भेजा जाता है एडिटिंग साइट में। फोर्सफुली यहाँ से, यहाँ जो सिंथेसिस साइट है यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा, एडिटिंग साइट में इसको भेजा जाता है। इस एडिटिंग साइट में ये जो आप देख रहे हो ये पहले यहाँ था सिंथेसिस साइट में था जो इनकरेक्ट एमिनो एसिड है, अभी इसको फोर्सफुली कहाँ भेजेंगे हम, एडिटिंग साइट में भेजेंगे। ये ऐसे, ठीक है, ये कहाँ भेज रहे हैं हम, एडिटिंग साइट में। अभी एडिटिंग साइट इसको पहचान लिया कि ये हमारा एमिनो एसिड नहीं है, ये जो बॉन्ड बन गया था इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा। अगर टीआरएनए ऑलरेडी एमिनो एसिड के साथ बाइंड कर चुका है फिर भी उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा। अगर एमिनो एसाइल एडिनाइलेट बन चुका है फिर भी इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। सो इन एडिटिंग पॉकेट एन एमिनो एसिड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एएमपी के साथ अगर एमिनो एसाइल एडिनाइलेट बन चुका है उसको एडिटिंग पॉकेट में हम भेज चुके हैं, वो एएमपी को अलग, एएमपी से उसको अलग कर दिया जा सकता है। अगर और फ्रॉम द टीआरएनए इटसेल्फ इफ एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंड बॉन्ड हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड, अगर टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड ऑलरेडी बाइंड कर चुका है उस केस में भी वो जो बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है एडिटिंग पॉकेट में। एक्यूरेसी इंक्रीजेस 1 मिस्टेक इन 40,000 कपलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो कपलिंग प्रोसेस है टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड का, उसका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है ये जो मैकेनिज्म के बदौलत। तो एक मिस्टेक अगर हो सकता है चल 40,000 कपलिंग रिएक्शंस में। सो बाकी जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ, आपके जिसको ज़रूरत है उसके साथ आप जरूर शेयर कीजिए।